हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसमें ये एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा 8/12/2021 को पब्लिश किया गया था, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट की रूल बदल गए हैं। और उसमें किस प्रकार से रिक्वायरमेंट होगी उस जानकारी को आज हम पूरा देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अन्य जीडीएस भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लेटर हम देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। डेट है आप इसमें देख लिए 8/12/2021 को इस लेटर को पब्लिश किया गया था। जब से ये लेटर पब्लिश किया गया है तभी से इस लेटर के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। और जो जीडीएस है उन जीडीएस भाइयों के मन में संशय भी उत्पन्न हो गया है कि जो पीए की एग्ज़ाम होता है आपका जीडीएस टू पीए, क्या उसकी सर्विस 8 साल कर दी गई है, ठीक है ना। तो इन सारे विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में इसको हम जानने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को, अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है फ्रेमिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्वायरमेंट रूल 2021। मतलब ये डाक विभाग का जो संगठन है उसके बारे में जो आपका रिक्वायरमेंट होता है, डाक विभाग में जो भर्ती होती है उसके पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे 2021 के रूल में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, आप सीधा देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए इसको लेटर को जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। सभी सीपीएमजी को इस लेटर को पब्लिश कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेटर को। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। नीचे इसके और स्किप करके देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस। जो पोस्टल असिस्टेंट होता है उसके बारे में एलिजिबिलिटी सर्विस क्या हो गई है, ठीक है ना। तो अभी क्या रहता था, पोस्टल असिस्टेंट जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट की भर्ती होती थी, ठीक है ना, एसएससी के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट आते हैं और एक आते हैं जीडीएस टू पीए। दो प्रकार से पोस्टल असिस्टेंट की भर्ती होती है। एक तो आपका एसएससी कराता है, एसएससी सीएचएसएल कराता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ऐसे मान लीजिए अभी क्या रहता था, अगर आप एसएससी सीएचएसएल के थ्रू अगर आप आते थे तो आपको इसमें 10वीं और 12वीं आपकी इसमें मांगती थी, ठीक है ना। 12th बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है ना। तो आपको कंप्यूटर एग्जाम निकालना होता था। तो अब लेकिन इसका क्या कर दिया गया है, आप यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा ये बता रहे हैं आपको, बिटवीन 18 एंड 27 ईयर रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल और अदर बैकवर्ड कास्ट एंड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन द अकॉर्डेंस विथ द इंस्ट्रक्शन इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि अभी जो पीए का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, एसएससी का अगर आप देने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अगर आपके पास 12th होता था, ठीक है ना, तो उससे आप एग्ज़ाम दे लेते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आपके पास बैचलर डिग्री होना है एनी स्ट्रीम, मतलब कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो आपकी, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है ना, तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ये आपका जो कन्फ्यूजन है वो आप दूर कर लीजिए कि 18 एंड 27 ईयर, 18 से लेकर 27 साल तक आपको जो जनरल है उसके लिए, और जो SC ST है ओबीसी के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द सर्कुलर डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज बाय द एसएससी। जब भी आपका एसएससी आपका जो भर्ती कराएगा अब आने वाले समय में, तो अब आपके पास एक बैचलर डिग्री होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हो गई आपकी एसएससी वाली बात, ठीक है ना। अब हम जो मेन इम्पोर्टेंट बात है उस बात को हम देखते हैं कि जो जीडीएस टू पीए है उसका क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपर एज लिमिट फॉर ग्रामीण डाक सेवक सेल वी 40 ईयर एज ऑन 1st डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर टू विच द वैकेंसीज बिलोंग टू और एज पर गाइडलाइंस इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम
टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन, ये इसमें सब कुछ दिया है, ठीक है ना। SC ST के लिए उसमें नीचे दिया है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अभी क्या रहता था, जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है ना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अभी जो PA की आप अगर फॉर्म भरते थे तो आपकी 30 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब लेकिन क्या हो गया है, अपर एज लिमिट फॉर ग्रामीण डाक सेवक सेल बी 40 ईयर, मतलब कि अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के GDS हैं तो आप इसमें 40 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात भी है, क्योंकि जो GDS हैं जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा हो गई है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाते थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो ये इस वीडियो को सभी के साथ जो एज लिमिट इनकी क्रॉस हो गई थी 30 के बाद, ठीक है ना, तो वो आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आपका चेंजिंग हो गया है कि अगर कोई GDS फॉर्म इसका भरना चाहता है तो वो GDS अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है तो वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना। मतलब कि 40 साल तक आप इस PA की एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। और जो SC ST और OBC है उनको SC OBC वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और ST और SC के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें क्या बताया गया है, ग्रामीण डाक सेवक आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट, मतलब ग्रामीण डाक सेवक आपका सिविल पोस्ट नहीं है लेकिन ये आउटसाइडर सिविल पोस्ट है और इस पोस्ट को आपको एज पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आपको ट्रीट किया जाता है। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको तो प्रमोशन लेना है, ठीक है ना फ्रेंड। कैसे भी करके आपको इस GDS से आप चाहे MTS ज्वाइन कर लीजिए, आप पोस्टमैन ज्वाइन कर लीजिए या आप PA ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप GDS से एक बार आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ बन जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या बताया है डायरेक्ट, हाँ अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट B वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे B पे देखें क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड एग्जामिनेशन लिमिटेड टू ग्रामीण डाक सेवक ऑफ द सर्कुलर हु हैव वर्कड रेगुलरली ऑफ for 8 years in the capacity as on first day of January of the year to which the vacancies belong to or as per guidelines issued by the Government of India from time to time regarding circular date of eligibility failing which by, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे बताया गया अगर जो कोई भी GDS होगा, ठीक है ना। अब मान लो आपका विभाग में रेगुलर सर्विस कर लिए तो आप PA के लिए एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब क्या होने वाला है, अगर आप 8/12/2021 के बाद ज्वाइन करते हो, ठीक ना, अगर 8/12/2021 के बाद ज्वाइन करते हो तो आपके लिए 8 ईयर होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना फ्रेंड। किसके लिए, जो व्यक्ति 8/12/2021 के बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है ना फ्रेंड। जिनका 8/12/2021 से पहले का है उनके लिए 5 ईयर ही रहेगा, ठीक है ना। और जो 8/12/21 के बाद होंगे ज्वाइन करेंगे GDS to PA के लिए, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको 8 ईयर सर्विस मिनिमम होना अनिवार्य है, तभी वो PA के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये कन्फ्यूजन भी हमारी दूर हो गई, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे सीधा सीधा बताया, क्या बताया जाए, 40% आपका ग्रामीण डाक सेवक को लेना है और 60% आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू SSC के द्वारा इसको कंडक्ट कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम में और देखने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं यहाँ पे, द एलिजिबिलिटी सर्विस सेल कंटिन्यू टू बी 5 ईयर फॉर पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर दिस रूल। मतलब कि यह रूल जो पब्लिश किया गया है 8/12/2021 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, उस रूल में सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जो GDS 8/12/2021 के बाद ज्वाइन करते हैं यह रूल उन्हीं पर लागू होने वाला है, ठीक है ना। अगर 8/12/21 से पहले जिन GDS ने ज्वाइन किया है उनके लिए 5 ईयर ही रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिए कि जिन GDS ने 8/12/2021 से पहले ज्वाइन किया है तो उनके लिए 5 ईयर GDS to PA रहेगा, ठीक है ना। और जिन GDS ने आपका 8/12/2021 के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए आपका 8 ईयर सर्विस रहेगा, ठीक है ना, मिनिमम। तो इस प्रकार से इस वीडियो का पूरा जो सार था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए
और कम से कम जो GDS है उन सभी लोगों के लिए ये ऐसा भ्रम चल रहा है कई कि GDSों में कि जो सर्विस है वो 8 ईयर कर दिया गया है GDS TP। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो GDS अभी आपकी जिन GDS का 8/12/2021 से पहले की ज्वाइनिंग है उनके लिए 5 ईयर लागू रहेगा, और जिन GDS का आपका 8/12/2021 के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए आपका 8 ईयर रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।